Hello everyone, myself Komal. Welcome to Trending Exam. As you know, हम आपके साथ लाए हैं घटना चक्र की सीरीज़ जिसमें हम जीएस को कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज आपके प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएंगे। आज के हमारे इस सीरीज़ में हम पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, जिसमें हम चैप्टर वाइज डिटेल्ड एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद, यानी कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, यह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर है 6, संविधान में अनुच्छेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हमें पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान को कुछ भाग और उन भागों को अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, 350 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का जब ओरिजिन हुआ था उस समय भारतीय संविधान को 22 भागों और 350 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया था। लेकिन समय के साथ भारतीय संविधान में कुछ संशोधन किए गए, जिनके द्वारा कुछ अनुच्छेदों को जोड़ा गया और कुछ अनुच्छेदों को निकाला गया। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। प्रेजेंट टाइम में 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, लेकिन जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो इसलिए नियर बाय जो हमारा ऑप्शन है वो 350 है। तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ, यानी कि जो नए अनुच्छेद हैं उन्हें मेन जो ओरिजिन टाइम में थे उन अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया, जिसकी वजह से हमारे आर्टिकल्स की संख्या बढ़ गई। और भारतीय संविधान को जब ओरिजिन हुआ था 22 भागों 359 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर अब 12 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में आरंभ में, यानी कि भारतीय संविधान जब बना था ओरिजिन टाइम में, कितने अनुच्छेद थे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 395 आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिन के टाइम थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। यहाँ पर हमें ये बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है कि जब संविधान मूल बना था उस समय कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। यहाँ पर हमें वर्तमान के बारे में पूछा गया है। अगर हम भारतीय संविधान की डिटेल एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ। इसलिए हमारे सभी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। इसका सही आंसर है 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि मूल भारतीय संविधान में, यानी कि जिस टाइम भारतीय संविधान का ओरिजिन हुआ था, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थीं। हमें वर्तमान समय के बारे में नहीं बताना है, यह हमसे मूल भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, भारतीय मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है
कि भारतीय संविधान में शामिल हैं। मतलब इसमें यही पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ और कितने अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें 2 लिस्ट दी गई हैं जिन्हें हमें करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में जब भी कभी किसी राज्य में नए राज्यों का गठन किया जाता है तो इस बात को किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस आर्टिकल में रखा गया है? यहाँ पर हमारा आर्टिकल 3, भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में नए राज्यों के गठन के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट, नागरिकता, सिटीजनशिप को किस भाग में रखा गया है? भाग 2 में सिटीजनशिप को रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कौन सा भाग है? हमारा ऑप्शन 4, भारतीय संविधान का भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस भाग में की गई है? तो यह भारतीय संविधान के 323 ए में की गई है। तो चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, कोई भी ऐसा विधेयक जो टैक्स लगाता हो, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर अधिनियम नहीं बनता। किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए, यानी कि किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में बताया गया है कि किसी भी विधेयक को जो कर लगाता हो, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही विधायिका में रखा जाएगा। उनकी सिफारिश के बगैर नहीं रखा जा सकता। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 117 में यह प्रावधान है कि आर्टिकल 110 क्लोज 1 के उपखंड क से च में उल्लिखित कर, यानी कि जो भी टैक्सेस हैं, संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूर्व स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा विधेयक जो टैक्स लगाता हो, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तावित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी विधेयक टैक्स लगाने के बारे में हो, वह पहले तो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही विधायिका में प्रस्तावित किया जाएगा और वह लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें वित्त विधेयकों के बारे में पूछा गया है, यानी कि मनी बिल। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यानी कि किस आर्टिकल में मनी बिल के बारे में बताया गया है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया द्वारा विनियमन आर्टिकल 121 में
उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर हमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया जा सकेगा, किया गया है, यानी कि किस आर्टिकल में ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में बताया गया है और ऑल इंडियन सर्विसेज को लाने के लिए जो प्रस्ताव या विधेयक लाया जाता है वह सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडियन सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्य यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं, प्रेजेंट मेंबर और वोटिंग मेंबर्स, सदस्यों के कम से कम 2/3 2/3 वोटिंग्स से समर्थित संकल्प यह घोषित कर देता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित में यानी कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। यानी कि राज्यसभा के जो भी प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स हैं वो अगर अपनी 2/3 वोटिंग से ये बात मान लेते हैं, ये घोषित कर देते हैं कि ये बिल राष्ट्रीय हित में है, तो हमारी पार्लियामेंट कानून बनाकर उस ऑल इंडियन सर्विसेज का सृजन कर देती है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमें कुछ मैच दिए गए हैं जिन्हें हमें देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो चलिए देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 318 आर्टिकल में दिया गया है, गलत। भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में दिया गया है, जो बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 24 में भारत के इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन को देखेंगे ध्यान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है और निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। यानी कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। यानी कि इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति टाइम पर इनकी संख्या को बदलते रहते हैं। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 124 के। और आर्टिकल 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों यानी कि यूपीएससी के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। और संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा यानी कि स्टेट्स, यूनियन और स्टेट के लिए जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वह आर्टिकल 315 में उल्लिखित किया गया है। जबकि आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एससी और एसटीओ के लिए स्थानों के आरक्षण रिजर्वेशन से संबंधित है।
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान, यानी कि हमारे राज्य के जो महाधिवक्ता हैं उनके बारे में आर्टिकल 165 में दिया गया है, जबकि आर्टिकल 351 में हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर हमें मैच के लिए पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि जो ऑप्शन डी है वो करेक्टली मैच नहीं है, बाकी ए, बी एंड सी करेक्टली मैच है। आर्टिकल 39A में एक समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में वर्णित है। लेकिन कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से अलग है, यह बात आर्टिकल 48 में नहीं बल्कि आर्टिकल 50 में दी गई है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन से संगठन से संबंधित है, जो हमारे DPSP में आता है, संविधान के भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हमें एक साइड कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और दूसरी साइड हमें उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिन्हें हमें करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। तो चलिए एक बार देखते हैं। आर्टिकल 124 में संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 में आकस्मिक प्रावधान दिए गए हैं और आर्टिकल 245 में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि जो मैच दिए गए हैं वो सभी सही हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो मैंने आपको अभी बताई दिया है कि कौन सा किसके साथ करेक्टली मैच है, वही सब दिया गया है, एक बार आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर भी हमें मैच दिया गया है, कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स, जिन्हें देखकर हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो समानता से रिलेटेड है। आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट है और इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 36 में नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे स्टेट में पॉलिसी मेकर्स यूज़ करते हैं। आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 368 में संशोधन प्रक्रिया यानी कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में भी वही सब बताया गया है जो अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें मैच करने के लिए दिया गया है। एक साइड कुछ आर्टिकल्स हैं और दूसरी साइड उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, यानी कि किस आर्टिकल के थ्रू हम नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट। यहाँ पर हमारा आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के द्वारा हम नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 14। नेक्स्ट, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि कोई आपको बिना किसी बात के गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 22। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति के राइट के बारे में पूछा गया है कि किसी भी विधेयक को अपनी अनुमति देने का राइट किस आर्टिकल में है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 111 यानी कि 111 करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में वो आपको सही मैच करके दिया गया है जो अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर भी हमें आर्टिकल्स और उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताया गया है। हमारे राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और ये आर्टिकल 54 में बताया गया है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में है। हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनके नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है। आर्टिकल 155 में राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 164 राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, जो राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वह और सीएम की नियुक्ति आर्टिकल 164 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें आर्टिकल और कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिन्हें हमें मैच कर बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही दिया गया है। ऑप्शन सी, तो चलिए देख ऑप्शन सी। चलिए एक बार देखते हैं। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। आज तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, तो ऐसा आज तक एक बार भी नहीं हुआ है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 61 में दिया गया है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 94 में स्पीकर को हटाने की, यानी कि जो हमारी लोकसभा के स्पीकर होते हैं उन्हें हटाने के बारे में बताया गया है, उनके रिमूवल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 90 में राज्यसभा के उपसभापति, यानी कि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनके रिमूवल के बारे में आर्टिकल 90 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ भी हमें मैच करना है कि किस आर्टिकल में कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 323 323A में आर्टिकल 323A में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन इलेक्शंस के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। हमारी लोकसभा में जो एससी और एसटी हैं इनके रिजर्वेशन के लिए जो बात कही गई है वह आर्टिकल 330 में कही गई है। आर्टिकल 320 में
आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों के बारे में बताया गया है। जो लोक सेवा आयोग के कार्य होते हैं उनके बारे में आर्टिकल 320 में बताया। क्वेश्चन नंबर 18 में जो मैच दिए गए हैं इन्हें देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। संवैधानिक संशोधन यानी कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है? तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में दिया गया है। इसके बाद वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडियन सर्विसेज, ऑल इंडियन सर्विसेज आर्टिकल 312 में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी हमें मैच दिया गया है, एक तरफ आर्टिकल और कुछ संस्थान दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में दिया गया है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में दिया गया है। और प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323A में दिए गए हैं। और संघ लोक सेवा आयोग UPSC आर्टिकल 315 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें हमारे सभी ऑप्शन गलत हैं, कोई भी इनकरेक्ट मैच नहीं है। जो भी मैच दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। जो अंतर्राज्य परिषद है वह आर्टिकल 263 में दी गई है, वित्त आयोग 280 आर्टिकल में, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323 क में, और UPSC आर्टिकल 315 में। तो यहाँ पर हमारा कोई भी इनकरेक्ट मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें करेक्टली मैच के बारे में पूछा गया है कि कौन सा किस आर्टिकल के साथ सही मैच करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। आर्टिकल 352 में आपात स्थिति की घोषणा, इमरजेंसी की घोषणा की गई है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 352 में आपात स्थिति, इमरजेंसी की उद्घोषणा का उल्लेख किया गया है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार हैं, यानी कि जो आर्टिकल बाकी दिए गए हैं वह हम देखते हैं। आर्टिकल 17 में जो हमारी अस्पृश्यता का अंत के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि जब भी राष्ट्रपति उनसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी जानकारी मांगे तो वह उन्हें राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 78 में किया गया है। आर्टिकल 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताएं, यानी कि जो उनकी अयोग्यताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में दिया गया है आर्टिकल 192 में। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर भी हमें कुछ मैच दिए गए हैं, एक तरफ कुछ आर्टिकल और दूसरी साइड कुछ प्रावधान, जिन्हें हमें मैच कर कर बताना है कि कौन सा सही है। तो आप एक बार ये सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय होना के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी कि कोई भी एक जज है उन्हें एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजने की प्रक्रिया के बारे में
आर्टिकल 222 में बताया गया है। आर्टिकल 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट दोनों को ही रिट जारी करने की अधिकार है, लेकिन जो उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का अधिकार है वह उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा है। तो हाई कोर्ट के रिट जारी करने की जो शक्ति है वह आर्टिकल 226 में दी गई है। आर्टिकल 227 इसमें सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति के बारे में बताया गया है। सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति आर्टिकल 227 ये एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी आर्टिकल 241 केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट क्या प्रावधान करता है? तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध हैं। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। आर्टिकल 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 242 है उसे अब हटा दी। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर भी हमें मैच करने के लिए दिया गया है। आर्टिकल को उनके सब्जेक्ट के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 76 में भारत के महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 75 क्लोज 1 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। और आर्टिकल 133 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर हमें कुछ प्रावधान और आर्टिकल दिए गए हैं, कोई कौन किसके साथ सही मैच करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। विधि के सम्मुख समानता यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, यह आर्टिकल 14 में दिया गया है। आर्टिकल 14 और सभी को कार्य करने का अधिकार है, यह बात आर्टिकल 41 में दी गई है। नेक्स्ट कार्य करने के लिए सही स्थितियाँ मानवीय स्थितियाँ कौन कैसी होंगी, ये सब आर्टिकल 42 में दिया गया है। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में दी गई है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हुआ बी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर आपको मैंने मैच कर सही बता दिया है, अभी नोट पढ़ेंगे। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निदेशक तत्वों यानी कि DPSP के तहत आर्टिकल 45 में वर्णित है, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से इसे आर्टिकल 21 के रूप में एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। और इसके साथ साथ आर्टिकल 45 में इसके स्थान पर आर्टिकल 45 में जो छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए छोटे बच्चों की देखभाल के लिए बात की गई थी, उसमें शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है आर्टिकल 45 में। क्वेश्चन नंबर 26 में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें एक साइड आर्टिकल दिए गए हैं और दूसरी साइड उनसे रिलेटेड स्टेट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी इनकरेक्टली मैच है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के भाग 21 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबद्ध राज्य इस प्रकार हैं। यानी कि जो आर्टिकल 21 में स्टेट दिए गए हैं कि कौन किस आर्टिकल से है, वह देखते हैं। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 371 क में नागालैंड के बारे में, आर्टिकल 371 ख में असम, आर्टिकल 371 ग में मणिपुर और आर्टिकल 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। नेक्स्ट आर्टिकल 371 ड में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 71 च में सिक्किम राज्य के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 371 छ मिज़ोरम, आर्टिकल 371 ज अरुणाचल प्रदेश और आर्टिकल 371 झ गोवा एंड आर्टिकल 371 न में कर्नाटका राज्य के बारे में बताया गया है। आज की हमारे इस वीडियो में 26 ही क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने कम्प्लीटली एनालाइज किया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। थैंक यू।